हैं मेरे YouTube चैनल फिजिक्स बाय अनिल सक्करवाल पर। और मेरा नाम अनिल सक्करवाल। हम लगातार क्लासेस कंटिन्यू ये चल रहा है 12th का सिलेबस, और इसमें हम चैप्टर संख्या 2 में पहुंच चुके हैं। काफी टॉपिक कर चुके हैं। गाउस का नियम चल रहा है, जितना आपने कर लिया उससे आगे की बात करेंगे। गाउस के नियम में पहला अनुप्रयोग इसका किया था कि अनंत लंबाई की अगर चालक तार है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, वो सोल्व कर लिया था हमने। दूसरा फिर हमने ये इसकी अचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, वो भी सोल्व कर लिया। चालक पट्टिका जो है वो अगर चालक हो तो उसके लिए कैसे होगा, जो हमने पिछली क्लास में किया था डे 14 में, सेम वैसे ही है ये भी। उस दिन भी हमने बात कर ली थी, पिछली क्लास में भी इसके बारे में काफी डिस्कस कर लिया था, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक सिंपलीफाई कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक लेते हैं वो है एक वही अनंत लंबाई दी जा सकती है, अनंत लंबाई की चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेन शीट। इनफाइनाइट लेंथ लिख सकते हैं इसके अंदर कि इसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट हो सकती है। इनफाइनाइट का मतलब हमने पहले चर्चा की थी। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि कोई शीट जो है उसकी लंबाई जहां हम उसके सामने जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, इसलिए वो डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इसलिए उसको हम अनंत एज्यूम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अनंत लंबाई की पट्टिका होगी या ऐसी शीट होगी जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है या खत्म ही हो रही, ऐसा नहीं है। लिमिटेड ही है इसकी जो लंबाई जो है वो। फिर ऐसे एज्यूम कर लेते हैं इसके अंदर ये कोई शीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, समरूप आवेशित है। ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, इसमें पूरा दिया जाएगा अनंत लंबाई की समरूप आवेशित किस तरह से दी जा सकती है। समरूप आवेशित लेकर चल रहे हैं हम, क्योंकि अगर घनत्व चेंज होगा तो तीव्रता की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसलिए सारी कंडीशन जितनी भी लेते हैं सब समरूप आवेशित ली जाती है। तो ये चार्ज है समरूप। अब चालक और अचालक में डिफरेंस हमने बात कर ली थी पहले, फिर भी सारी बातें दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि चालक में और अचालक में क्या अंतर है। अचालक में आवेश जहां देते हैं वहां पर आवेश गतिहीन हो जाता है, वहां मूव नहीं करता है, वो वहीं रहता है। चालक में हम आवेश कहीं पर भी देते हैं वो क्या आ जाएगा, वो उसके प्रतिकर्षण से दोनों जितने भी आवेश है एक दूसरे के प्रतिकर्षण फोर्स से और वो सतह पर आ जाते हैं, यानी चालक में आवेश हमेशा सतह पर रहता है, अंदर कोई आवेश नहीं होता है। तो इसमें भी हम उसी तरह से गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ लेते हैं इसके अंदर, तो वही बेलनाकार पृष्ठ पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ से हम इतनी दूरी पर पॉइंट ले रहे हैं, कोई यहाँ पॉइंट ले रहे हैं अगर हम, तो एक बेलनाकार सतह का निर्माण हो जाएगा वहां से इस तरह से। अब यहाँ हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, हमें टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए इसके भी 3 पॉइंट हो जाएंगे, 3 पार्ट हो जाएंगे। ये जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा, ये इसका थर्ड पार्ट हो जाएगा। अब चालक है तो अंदर चालक है तो शीट के अंदर के भाग पर आवेश नहीं है, यानी इस तरफ जो है वो विद्युत क्षेत्र नहीं है। यानी अगर इधर बात करें इधर, तो इस पॉइंट पर थीटा की वैल्यू तो वही 0 डिग्री आएगी, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। E की वैल्यू क्या है, 0 है। किस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में। इस फर्स्ट पार्ट में E की जो वैल्यू है वो 0 है। फिर सेकंड पार्ट की बात करें और फिर थर्ड पार्ट की बात करें, तो इधर देखें तो इधर एलिमेंट लेंगे तो क्या आएगा, उस डायरेक्शन में होगी इसकी, यानी कोई भी अल्पांश लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो जो आज इसी क्लास में अगर आए हैं तो वो डे 14 को जरूर देख लीजिए, उसके अंदर हमने डिटेल से इसके बारे में बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी इधर, और दूसरा अल्पांश की जो डायरेक्शन है वो भी इधर ही हो जाएगी। तो ये E की डायरेक्शन है और ये ds की डायरेक्शन है, तो थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री।
इसी तरह से यहाँ से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन अगर इस सतह पर अगर कोई एलिमेंट लेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वो इसी डायरेक्शन में होता, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है। अल्पांश तो अगर हम लेंगे यहाँ तो वो अल्पांश की डायरेक्शन तो इधर ही आएगी। तो इसमें आपको सेम उसी तरह से वही बातें लिखनी है कि माना अनंत लंबाई की कोई चालक शीट है, चालक पर आवेश हमेशा सतह पर वितरित होता है। इसके गाउसियन बंद गाउसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं, जिसे 3 खुले भागों में विभाजित करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फिर तीनों को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ जो मान के चल रहे वो लिख लेते हैं हम। क्या माना हमने, माना अनंत लंबाई की एक चालक पट्टिका समरूप आवेशित है। चालक में आवेश सतह पर होता है। क्या करना है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। पट्टिका पर आवेश घनत्व सिग्मा है, एवं इसका क्षेत्रफल S है। इसमें एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इतनी बात जो हमने लेकर चल रहे हैं वो इस पे लिख देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। कौन सा नियम, एक ही नियम है इसके लिए, गाउस का नियम अप्लाई करते हैं। गाउस के नियम से गाउस के नियम क्या है, वन पथ E डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सारी वैल्यूज हमें पुट करनी है। तो सिग्मा q जो है वो यहाँ क्या है, सिग्मा q की वैल्यू निकालें तो आवेश घनत्व से निकाल लेंगे। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, q बाय s, और q इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा s। एक बात तो ये पुट करेंगे। दूसरा, ये जो बंद पथ है इसको 3 खुले पथों में विभाजित कर लेंगे। यहाँ से बंद गाउसियन पृष्ठ को तीन खुले पृष्ठों में विभाजित करने पर, तीन खुले पृष्ठ कौन कौन से, फर्स्ट पार्ट eds cos थीटा प्लस सेकंड पार्ट eds cos थीटा प्लस थर्ड पार्ट eds cos थीटा बराबर सिग्मा q की जगह रख देंगे सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ क्या करें, तीनों वैल्यूज निकाल लें। फर्स्ट भाग में जो पार्ट फर्स्ट है क्या है, e की वैल्यू e बराबर 0 है। सेकंड भाग में e व ds लंबवत है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री और कोस 90 बराबर 0। फिर पार्ट थर्ड लेते हैं। थर्ड पार्ट में E व ds समांतर है, थीटा बराबर 0 डिग्री और कोस 0 बराबर
1 सारी वैल्यू पुट कर दो, इसे इक्वेशन सेकंड कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन में रख दो, बाय इक्वेशन सेकंड वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट पार्ट 0 प्लस सेकंड पार्ट 0 प्लस थर्ड पार्ट E डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू x है तो टोटल वैल्यू s आ जाएगी E s इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन 0 और s s कैंसिल आउट हो गया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो इंटीग्रेशन हमने लिए है ds जो है इंटीग्रेशन से थर्ड पार्ट का वो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, सरफेस यानी एरिया, इसका क्षेत्रफल, टोटल वैल्यू s हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से भी क्लियर क्या दिखाई दे रहा है कि वैल्यू जो है वो यहाँ डिस्टेंस पे डिपेंड करती नहीं है थर्ड इक्वेशन वैल्यू पे। और ये क्या है, समीकरण 3 एक अनंत लंबाई की चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है, जिसमें क्या दिखाई दे रहा है, तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करता है। और दूसरी बात, दूरी जो है हम इसके बिल्कुल पास ही लेते हैं, इस जो चालक शीट है इसका जो क्षेत्रफल है इसकी तुलना में इसके दूरी का जो मान है बहुत कम है, इसीलिए ये इसके लिए अनंत है। और ये नहीं है कि इससे बहुत अधिक दूरी पर 1 किलोमीटर दूरी पर 500 मीटर दूरी पर देखेंगे तो ये चीज हमें, ये प्लेट हमें एक बिंदु के समान दिखाई देगी, फिर ये कंडीशंस अप्लाई नहीं होगी। उस स्थिति में बिंदु आवेश की तीव्रता k/r² का यूज किया जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन में ये बात नॉर्मली दे दी जाएगी मैक्सिमम टाइम, वरना प्लेन शीट दे रखी है तो ये हम अंडरशूट लेकर चले कि यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है वो इसके नजदीक ही है, नजदीक है इसका मतलब ये डिस्टेंस इसकी कंपैरिजन में बहुत थोड़ी है, इसलिए शीट की लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा है तो वो उसकी कंपैरिजन में अनंत ली जा सकती है। अब वही ग्राफ की बात करें तो ग्राफ वही है जो हमने कल क्लास में इसमें पढ़ाए थे कि अगर तीव्रता का ग्राफ दूरी से लेंगे तो दूरी पर निर्भर नहीं करता है, यानी E व R में फिर बना लेते हैं अपने E व R में अगर ग्राफ बनाए तीव्रता और दूरी में आपको कहते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो दूरी तो आ ही नहीं रही, इसके अंदर दूरी आ नहीं रही तो इसका मतलब दूरी के सापेक्ष कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। और जहां परिवर्तन नहीं होता है वहां पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है कि पहले तीव्रता इस बिंदु पर देखें दूरी इतनी है तो भी तीव्रता उतनी है, और आगे कर दे तो भी तीव्रता उतनी है, यानी दूरी पर निर्भर नहीं करता। और दूसरी बात, अगर हमें ये कह दें कि E व सिग्मा में ग्राफ बनाओ यानी तीव्रता व आवेश घनत्व में, तो क्या होगा, तीव्रता आवेश घनत्व के समानुपाती है। तो यहाँ से ग्राफ कैसा आएगा, सेम वही आएगा जैसा हमने पहले बनाया था, एक पे सिग्मा ले लो और एक पे ये, तो E समानुपाती क्या हो गया, सिग्मा। ये इसकी कंप्लीट बात हो गई। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि चालक में आवेश जो सतह पर होगा, अचालक में आवेश उसके अंदर भी दिया जा सकता है, तो अंदर के कारण भी जो तीव्रता है वही साइड में जो तीव्रता लेते हैं वो अंदर वाले भाग के कारण लेते हैं, और जब चालक के कारण लेते हैं तो उसके एक तरफ लेंगे अंदर के भाग में E नहीं होगा क्योंकि वहां पर आवेश नहीं है, केवल सतह पर होगा, तो सतह के लंबवत विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। ये कंडीशन दूसरी तरफ अप्लाई करें तो उधर भी वही बात लागू होगी, उधर भी इतनी वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसका तीसरा जो अनुप्रयोग है वो गया। अब अपने इसमें नेक्स्ट जो इसके अनुप्रयोग है, गोलीय कोश यानी गोला। गोले में दो तरह से होते हैं, चालक हो सकते हैं, अचालक हो सकते हैं। चालक है तो गोलीय कोश लिख दिया तो इसका मतलब खोखला गोला है, ठीक है। और अगर ठोस है तो भी उसके लिए वही कंडीशन अप्लाई होगी, लेकिन अचालक है तो उसके अंदर खोखला है तो अलग कंडीशन होगी, ठोस है तो अलग कंडीशन होगी। इसलिए हम इसके तीन पार्ट अलग अलग सोल्व करेंगे। एक तो गोलीय कोश के कारण, चालक गोलीय कोश के कारण, फिर करेंगे हम अचालक गोलीय कोश के कारण, फिर हम करेंगे अचालक ठोस गोले के कारण। अगर नहीं लिखा जाए तो हम उसको ठोस लेकर ही चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, उससे पहले उसके टाइप्स देख लिया हमने, कौन कौन से टाइप्स है उसके, कितनी तरह से क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है। अगर गोले की बात की जाए तो क्वेश्चन यहाँ से तीन तरह से पूछा जा सकता है। गोले की बात की जाए, एक तो लिख दे गोलीय कोश, चालक गोलीय कोश। इसका मतलब है खोखला गोला।
दूसरा है अचालक। अब अचालक में अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो हम इसे ठोस ही मानकर चलेंगे, ठोस। लेकिन अगर दे दिया जाए, दे दे बाई चांस की खोखला है, अचालक है लेकिन खोखला है, तो फिर उसको भी हम सोल्व कर लेंगे, उसकी भी कंडीशंस निकाल लेंगे कि क्या क्या हो। अगर यहाँ कुछ नहीं दे रखा है, कुछ नहीं लिखा है, मान लो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हो, तो हम इसको ठोस ही लेकर चलेंगे अगर कुछ नहीं लिखा है। अगर आपको खोखला गोला दिया जाएगा और अचालक भी दिया जाए बाई चांस, तो फिर आपको लिख दिया जाएगा कि अचालक है लेकिन खोखला है, अंदर से खाली है या गोलीय कोश है। तो चालक में एक ही कंडीशन है, अचालक में दो कंडीशन हो सकती है, ठोस भी हो सकता है और खोखला भी हो सकता है। ठोस होगा तो उसके लिए फिर अंदर के पार्ट को अलग तरीके से सोल्व किया जाएगा, और अगर खोखला है तो उसको अलग तरीके से सोल्व किया जाएगा। अब आगे बात करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले लेते हैं किसी समरूप आवेशित, ये बात सब में दी जाएगी, किसी समरूप आवेशित गोलीय कोश, चालक दे दिया जाएगा भी, चालक गोलीय कोश के कारण तीव्रता, तीव्रता का मतलब वही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फेरिकल स्फीयर। ठीक है, गोलीय जो खोखला गोला है उसको शेल भी कह देते हैं, स्फेरिकल शेल भी लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to a uniformly charged spherical shell, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं जो हमें दिया गया है। पहली कंडीशन हमें दी गई है कि यहाँ कोई गोलीय कोश है, ये कोई गोलीय कोश है, इसकी जो रेडियस है वो फिक्स है, वो r है, कैपिटल R। कैपिटल R is the radius of sphere and this is a uniformly charged, then total charge q placed at the surface of a sphere, that is small q और कैपिटल Q कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं हम इसमें टोटल चार्ज जो है वो सरफेस पे ही होगा। गोलीय कोश है, अंदर से खाली है, इसलिए अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। हम बाद में सोल्व करेंगे इस बात में। तो ये है, यहाँ पर टोटल चार्ज दिए गए Q है, इसका जो एरिया है वो S है, इसलिए यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो काम आएगी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी काम आएगी। तो उसकी वैल्यू सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई S के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखो जहां तक ये S के अंदर दिखाई दे रहा है कि ये एक गोला है, तो S हम यहाँ एज्यूम नहीं करना है, यहाँ अपने को दिखाई दे रहा है कि S क्या होगा। S अगर इसकी बात करें इतने गोले की, तो इसके अनुसार गोले का क्षेत्रफल होगा, और गोले का क्षेत्रफल सिंपली पता है हमें S इज इक्वल टू क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। अब अपने को ये देखना है कि हमें कौन सा गोला यूज करना है। अभी यहाँ पर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी कंडीशंस कितनी हो सकती है, तीन कंडीशंस हो सकती है। गोले के बाहर की तीव्रता कितनी है, सतह पर कितनी है और अंदर कितनी है। इसीलिए हम इसमें गाउसियन सरफेस का निर्माण करेंगे कि वो कैसा होगा, कहां पर हमें सोल्व करना है, वो पॉइंट कहां है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोल्व करनी है। तो वो पॉइंट तीन कंडीशंस हो सकती है कि वो बाहर कहीं पर भी हो सकते हैं, एनवायरनमेंट में कितनी भी डिस्टेंस पर, एट द सरफेस हो सकते हैं, इनसाइड द स्फीयर हो सकता है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट एज्यूम कर लें, जैसे अगर कोई गोला है का मतलब है कोई बॉल है, अगर मेटेलिक बॉल अगर कोई हो, तो उससे अगर हम इधर देखें, उसके सेंटर से अगर इधर देखें r डिस्टेंस स्मॉल r, तो वही डिस्टेंस अगर इधर लें, वही ऊपर भी हो सकती है, वही डिस्टेंस नीचे भी हो सकती है। तो एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगी
यानी क्या कहें स्फीयर बन जाएगा, गोला बन जाएगा। तो वो गोला कितना डिस्टेंस का होगा, कितनी रेडियस का होगा, जितनी डिस्टेंस पर हम इसे सोल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपन एज्यूम कर लेते हैं दिस इज अ पॉइंट P वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P इज r। तो ये r जो डिस्टेंस है वो अगर इस पॉइंट P को यहाँ की बजाय अगर यहाँ ले लें r डिस्टेंस पे, ये r डिस्टेंस किधर भी हो सकती है किसी भी साइड पर, तो क्या होगा गाउसियन सरफेस कैसा बनेगा, इसके चारों ओर एक स्फीयर बन जाएगा, गोला बन जाएगा चारों ओर। कितनी रेडियस का है, तो वो रेडियस कितनी है, वो रेडियस है स्मॉल r। ये है इसकी रेडियस स्मॉल r। इसका मतलब है कि r डिस्टेंस पे आप इधर देखोगे तो भी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी जितनी आएगी, इधर देखेंगे तो भी वैल्यू वही रहेगी, इधर देखें इसके और ऊपर की ओर देखें पीछे की ओर देखें सब तरफ सेम रहेगी। इसलिए r जो है डिस्टेंस पर पॉइंट ये अपने को एज्यूम कर लिया। अब देखो ये इसका फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ एज्यूम कर लेंगे। थर्ड केस में अंदर कहीं पर भी एज्यूम कर लेंगे। ये तीन स्थितियां हो सकती है, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं हो सकती। बाहर कहीं पर भी हो सकता है, सरफेस पर हो सकता है, इनसाइड हो सकता है। अब सबसे पहले गॉस का नियम अप्लाई करने से पहले हमें इसमें वो दो चीजें लेकर चल रहे हैं वो लिखना है। तो हम क्या लेकर चल रहे हैं, माना कैपिटल R त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है जो समरूप आवेशित है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज की वैल्यू q है, इसका क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर है। इसके कारण हमें तीव्रता का मान ज्ञात करना है जिसकी स्थितियां निम्न हो सकती हैं। उसमें कौन कौन सी स्थितियां, गोले के बाहर तीव्रता, गोले की सतह पर और अंदर, फिर इन तीनों को हम सोल्व करेंगे। तो इसमें कंडीशन क्या ले रहे हैं, माना कोई कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोश, गोलीय कोश का मतलब है खोखला गोला, जिस पर q आवेश, जिसे q आवेश से समरूप आवेशित किया गया है। इसका क्षेत्रफल S बराबर 4 पाई r स्क्वायर है। इस गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब देखो कहां कहां गणना करनी है। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं इसमें, फर्स्ट पॉइंट गोले के बाहर, गोले के बाहर तीव्रता। अब देखो जहां पर हमें तीव्रता निकालनी है वहां पर पॉइंट P एज्यूम करेंगे, उसकी डिस्टेंस स्मॉल r एज्यूम करेंगे। कैपिटल R जो है वो तो फिक्स वैल्यू होगी, रेडियस ऑफ स्फीयर। स्मॉल r चेंजेबल वैल्यू है, वो पॉइंट P पे डिपेंड करेगी। जब हम इसे यहाँ पॉइंट P को यहाँ ले रहे हैं तो r क्या हो जाएगी, r गोले से बाहर की पॉइंट की डिस्टेंस है जो ग्रेटर देन फ्रॉम कैपिटल R होगी। जब हम इसको सरफेस पे लेंगे तो स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाएंगे। जब हम इसको अंदर लेंगे देन स्मॉल r इज लेस देन फ्रॉम कैपिटल R। तो ये कंडीशन डिपेंड करेगा कि कहां पर पॉइंट ले रहे हैं। तो बाहर जो पॉइंट ले रहे हैं उसके लिए स्मॉल r इज ग्रेटर देन फ्रॉम कैपिटल R आउटसाइड द स्फीयर। अब देखो इसमें गॉस ने क्या इसके लिए क्या एज्यूम किए हैं कि
गोले के केंद्र से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर गोले के बाहर है ये गोल, वहां तीव्रता का मान याद करना है। तो इसके लिए हमने क्या एज्यूम किया, अलग से माना गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर बिंदु P है जहां तीव्रता ज्ञात करनी है। r त्रिज्या के गोलीय गाउसियन प्रश्न की कल्पना करते हैं। तो ये जो वैल्यूज हम एज्यूम करके चल रहे हैं उनके बारे में थोड़ा लिख दे तो ठीक है, वरना यहाँ नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आप ये सारी बातें बताते हैं कि यहाँ कैपिटल आर का मतलब क्या है, क्यू का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, स्मॉल आर क्या है, पी क्या है, ये सारी बातें। उसके बाद भी बार-बार इतना लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब इसको सोल्व करते हैं, गाउस का नियम अप्लाई करते हैं इसमें। तो गाउस का नियम क्या है, E डॉट ds फॉर क्लोज सरफेस E डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दें। E डॉट ds का मतलब क्या है, ds cos थीटा, ds cos थीटा। अब यहाँ वैसी कोई कंडीशन नहीं है कि इसको ओपन सरफेस में डिवाइड कर ले, या कोई इसके दो या तीन कंपोनेंट पार्ट या टुकड़े नहीं हो रहे इसके, ये तो कंप्लीट एक ही पार्ट है, गोला बन रहा है। तो ये एक क्लोज सरफेस है और डायरेक्ट इसी को ये अपने सोल्व करें। लेकिन ये जो गोला बन रहा है वो कितनी त्रिज्या का है, स्मॉल r त्रिज्या का है। अब यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ सारी। सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो ये स्फेरिकल पार्ट है सतह, इस सतह पर अगर हम कोई भी बिंदु लें तो अल्पांश लें, उसकी डायरेक्शन सतह के लंबवत होगी, तो इधर आएगी ds की डायरेक्शन। और इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो वो भी इधर से आ रहा है, यहाँ पर चार्ज है तो वो भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर इधर ही आएगा, इस पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर इधर ही रहेगा। तो यहाँ पर E की वैल्यू क्या होगी, इसी डायरेक्शन में, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ ज्यादा एंगल भी हमें सोल्व नहीं करने, एक के बारे में बताना है। तो पहली बात तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1, एक बार। दूसरी बात सिग्मा क्यू की जगह कितने आवेश के कारण इस पे प्रभाव आ रहा है, चारों ओर जितना आवेश दिया गया उस सभी आवेश के कारण इधर प्रभाव आ रहा है। तो यहाँ पर सिग्मा क्यू की वैल्यू क्या है, सिग्मा क्यू की वैल्यू q है। दूसरी बात यहाँ फिर ये आ जाएगा ds का मतलब क्या होता है, टोटल एरिया s क्या है, कौन सा, अब ये नहीं है आप 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर ले लें, यहाँ एरिया कौन सा है, इस r डिस्टेंस पे, तो r डिस्टेंस पे जो एरिया बढ़ेगा वो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बढ़ेगा। अब ये सारी वैल्यूज बाय इक्वेशन फर्स्ट अगर सोल्व करें तो क्या आएगी, E ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू पुट कर दें, देन E मल्टीप्लाई बाय 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन E इज इक्वल टू 4 पाई इधर ले जाएं, r स्क्वायर इधर ले जाएं तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर डिवाइड में आ गया, इधर एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई के साथ लिख दिया। क्यों लिखा है, क्योंकि यहां से हम बता सकते हैं कि E इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू k q अपॉन r स्क्वायर, यानी गोले के बाहर किसी बिंदु पर अगर तीव्रता ज्ञात करनी हो तो गोला भी एज अ पॉइंट चार्ज काम करता है, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए अपन पहले सोल्व कर चुके हैं, k q अपॉन r स्क्वायर आता है। इसका रिजल्ट भी क्या है, k q अपॉन r स्क्वायर। यहां से क्या दिखाई दे रहा है, E is inversely proportional to the square of the distance of point P। तीव्रता का जो मान है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है बिंदु P से, तो यहाँ तीव्रता क्या होगी, दूरी के साथ साथ धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो इसका ग्राफ में हम यहाँ नहीं बढ़ाएंगे, इसके दोनों पॉइंट और सोल्व करने के बाद फिर एक साथ, क्योंकि इसका जो ग्राफ पूछ जाता है वो लास्ट में तीव्रता व दूरी का ग्राफ बनाएंगे, ये लिखा जाता है। तो इसका मतलब उसके अंदर सारी वैल्यूज इंक्लूड करनी है, गोले के बाहर को भी इंक्लूड करना है, सतह को भी करना है और अंदर को भी करना है। तो हमने केवल एक बात सोल्व की है। दूसरी बात लेते हैं गोले की सतह पर, गोले की सतह पर क्या होगा, एट द सरफेस स्मॉल r और कैपिटल R क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे।
इसका मतलब अब हम पॉइंट पी कहाँ ले रहे हैं, पॉइंट पी यहाँ ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, तो सारी कंडीशन पूरा सोल्व करेंगे, हम पूरा भी सोल्व कर सकते हैं, जरूरत नहीं है। E डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सारी वैल्यूज ऐसे ही पुट करते रहो। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अब जो डिस्टेंस काम में आ रही है, ये वाली डिस्टेंस काम में आ रही है, तो ये किसके इक्वल हो गई, रेडियस के। थीटा 0 डिग्री रहेगा, यहाँ पर भी वही बात है जो यहाँ है, यहाँ भी बोला ही है, ओरिजिनल है ये इस गॉसियन सरफेस अपन ने अज्यूम किया। या दूसरी बात, ये सोल्व करने के बाद भी हम यहीं पहुंचेंगे, या हम यहाँ क्या चेंज हो रहा है, इस पूरे गोले के लिए जब सोल्व कर रहे हैं तो भी पूरे गोले का चार्ज काम आ रहा है सतह पर बिंदु किधर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकते हैं। यहाँ ले रहे हैं तो भी पूरा चार्ज काम में आ रहा है, इसलिए चार्ज क्यू एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ और यहाँ में क्या डिफरेंस है कि ये जो हवा में है, ये पॉइंट पी जो है, जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है बड़े वाला स्मॉल आर की जगह, ये कहां पर है, एयर में है, डिस्टेंस पर है, तो यहां पर हम इसकी डेंसिटी नहीं बता सकते, यहां पर इसकी डेंसिटी, क्योंकि चार्ज कहां पर है, सतह पर है, तो इस सतह पर हम इसकी डेंसिटी बता सकते हैं इसके द्वारा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एस के द्वारा। तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस लिख सकते हैं, यहां हम क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस यहां पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय जो पॉइंट है वो स्मॉल आर डिस्टेंस पर है और वो काल्पनिक डिस्टेंस है, और इसके साथ जो प्रश्न पड़ रहा है वो भी काल्पनिक है, यहाँ पर चार्ज नहीं है, यहाँ इफेक्ट ऑफ चार्ज है, चार्ज का प्रभाव आ रहा है यहाँ, लेकिन चार्ज कहाँ उपस्थित है, यहाँ। तो यहाँ पर हम इस सतह पर बता सकते हैं कितनी डेंसिटी है। तो एक बात तो हम इसका यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले का, दूसरी बात इसके अंदर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर रख सकते हैं, तीसरी बात हम क्यू की वैल्यू जहाँ यहाँ क्यू है वहां क्यू की वैल्यू इस डेंसिटी की फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं। तो ये तीनों बातें लिख लेते हैं। समीकरण 2 में स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर रख देते हैं, समीकरण 2 से क्या आएगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर और क्यू बराबर सिग्मा एस, और सिग्मा एस का मतलब क्या है, क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल कौन सा आएगा, बोलेगा 4 पाई कैपिटल आर। बस ये ध्यान रखना है कि जहां पर पॉइंट ले रहे हैं वो अगर स्मॉल आर डिस्टेंस है तो स्मॉल आर का स्क्वायर बन रहा है तो स्मॉल आर यूज करना है, गोला अगर ये बन रहा है कैपिटल आर वाला तो कैपिटल आर यूज करना है। तो यहाँ से इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, यहाँ रखते हैं सिग्मा s अपॉन और कैपिटल R स्क्वायर, तो E is equal to आ जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught सिग्मा, इसकी वैल्यू 4 pi R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, कैंसिल आउट R square to R square and 4 pi to 4 pi. This is the final value. E is equal to sigma upon epsilon naught. अब यहाँ इनके रिजल्ट आप साथ साथ लिख सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 4 मार्क्स में, तब आप इसमें रिजल्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, गोले के बाहर, इसमें आप ये बात नोट कर ले, गोले के बाहर तीव्रता का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम का अनुपाती होता है। यहाँ पर गोले की सतह पर है तो तीव्रता का मान घनत्व पर डिपेंड करता है, घनत्व आवेश पे डिपेंड करता है, जितना दे दिया आवेश उतना ही रहेगा, ऑटोमेटिक चेंज नहीं होगा, इसलिए ये मैक्सिमम चार्जिंग करंट वैल्यू है, तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी है। इसका मतलब यह है गोले की सतह पर, इसका मतलब क्या हुआ, गोले की सतह पर तीव्रता का मान अधिकतम होता है। ये बात हमें ग्राफ में बढ़ाने में आसानी में रहेगी इससे। अब इसका थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, तीसरा लास्ट पॉइंट है, गोले के अंदर पहुंच जाए हम, गोले के अंदर, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, यहां से पूछ लेते हैं 1 नंबर में भी। जब हम पोटेंशियल नेक्स्ट चैप्टर में पोटेंशियल सोल्व करेंगे, विभव सोल्व करेंगे, तब भी हम इस बात का यूज करेंगे वहां पर, तो उसमें भी इससे रिलेट करेंगे आगे। गोले के अंदर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर जो वो लेस देन हो जाएगा कैपिटल आर। डायग्राम फिर दोबारा बना लेते हैं हम कि ये क्या ले रखा हमने, ये कोई गोला है, वही जिस पर आवेश q है, आवेश घनत्व सिग्मा है, q सिग्मा, ये इसकी जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। अब हमें कहां पॉइंट p कहां लेना है, अंदर लेना है, जैसे पॉइंट p हमने यहां ले लिया, दिस इज द स्मॉल आर डिस्टेंस पॉइंट p। अब यहां थीटा की वैल्यू तो वही आएगी 0 डिग्री और 0 इज इक्वल टू 1। इस तरह का अंदर अगर स्क्वायर बनाए तो इस तरह का स्क्वायर काम में आएगा, ऐसा अलग में इसका हम यूज करेंगे।
लेकिन इस पॉइंट पर अगर अंदर देखें तो अंदर ई की वैल्यू नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं अंदर। ई की वैल्यू क्या है, तीव्रता की वैल्यू 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ चार्ज 0 है। ये बात आप ध्यान रखिए कि अंदर चार्ज नहीं है। और किसी सतह पर जब आवेश होता है तो उसकी बल रेखाएं सतह के लंबवत होती है, तो सतह के लंबवत किधर आएगी, बाहर की तरफ आएगी, अंदर बल रेखाएं नहीं जाती है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश नहीं कर सकती। हम इनकी विशेषताओं में भी पहले बात कर चुके हैं। इसीलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं केवल बाहर की तरफ होगी, अंदर चार्ज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। तो बात तो वही नियम इसके अंदर वही लगाएंगे, क्या, EDS इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सोल्व करने लगे तो यहां से क्या आएगा, ई की वैल्यू क्या है, यहां गोले के अंदर Q बराबर क्या है, 0 है। अतः E डॉट ds इज इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेशन 0 है, इसका मतलब क्या 0 हो गया, ये वैल्यू 0 हो गई। अब देखो दो वैल्यू मल्टीप्लाई में 0 है तो कब 0 आएगा आंसर, उनका दो वैल्यू का गुणा कर रहे हैं 0 आ गया उत्तर। तो दोनों में से एक वैल्यू 0 होगी तभी 0 आएगा, अगर दोनों ही वैल्यू नॉन 0 है तो आंसर 0 आना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक वैल्यू का 0 होना दोनों में से जरूरी है। तो यहाँ से ds, ये बात ध्यान रखना, अभी बहुत जगह यूज करेंगे। ds जो है वो स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट यानी कोई छोटा पार्ट है, किसी पूरी लंबाई का छोटा टुकड़ा ले लिया, पूरे क्षेत्रफल का छोटा टुकड़ा ले लिया, अल्पांश है, अल्पांश थोड़ा भाग है। जब हम कह रहे हैं कि अल्पांश है तो कुछ ना कुछ तो वो है, इट मींस दैट कैन नॉट बी 0। 0 तो वो पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब दो वैल्यू में से जब भी अल्पांश कहीं पर भी आ गया, स्मॉल एलिमेंट आ गया, तो वो 0 कभी भी नहीं हो सकता। तो 0 क्या होगा, यहाँ ds कैन नॉट बी 0, सो E will be 0। अतः गोले के अंदर तीव्रता 0 होती है। ये कंप्लीट हो गया अभी टॉपिक, इसको ध्यान से पढ़ ले। आगे जब हम दूसरा पढ़ेंगे तो भी इसमें उसका यूज करेंगे। अब इसका ग्राफ जरूर पूछा जाता है, तो E और R में ग्राफ और बना लेते हैं। इसके अंदर एक बात ध्यान रखना है कि ग्राफ जो है वो तीनों कंडीशंस हमने ले ली, गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर, तीनों कंडीशंस एक साथ यूज करनी है। कैसे यूज करनी है कि हम इस तरह से ग्राफ बना रहे हैं, इस पॉइंट पर जो है वो त्रिज्या 0 है, स्मॉल r 0। इस पॉइंट पर आगे बढ़ रहे हैं, यानी यहां से चल रहे हैं ग्राफ बनाने के लिए, यहाँ स्मॉल r 0 है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। ये कौन सा बिंदु है, सतह। और इससे और आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन फ्रॉम कैपिटल R। अब देखें अंदर की बात, अंदर कौन सा बिंदु होगा, इस कैपिटल R से पीछे अगर जाएंगे तो वो गोले के अंदर की स्थिति है। तो अंदर तो तीव्रता नहीं है, इसका मतलब इस भाग में कोई ग्राफ नहीं बनेगा। दूसरी बात, सतह पर तीव्रता क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पर अधिकतम तीव्रता हो सकती है, ये पॉइंट मान लेते हैं अधिकतम तीव्रता। ये क्या है, यहाँ E मैक्सिमम है, और ये पॉइंट कहाँ गए हैं, सतह का है, ये E है। अब बाहर की बात करें तो बाहर की तीव्रता क्या है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इससे जैसे आगे बढ़ेंगे, सतह से आगे बढ़ते हैं बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकलते तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये क्या शो कर रहा है, यहाँ है E व्युत्क्रमानुपाती r²। ये भाग क्या शो कर रहा है, यहाँ है ही नहीं तीव्रता, यानी E की वैल्यू 0 पॉइंट पे है, तो तीव्रता 0 है। तो ये कौन सी स्थिति है, ये है गोले के अंदर की स्थिति, ये सतह की स्थिति, और ये वाली स्थिति कौन सी है, गोले के बाहर की स्थिति। तो जब भी क्वेश्चन आता है ये ग्राफ जरूर पूछा जाता है 1 नंबर में, तो ये इसको आप कर लें। और जो भी नए जुड़ते हैं कोई भी किसी भी क्लास में, तो एक पीछे की क्लासेस का जरूर ध्यान रखें। डे फर्स्ट से आप चलोगे तो ही आपको पता चलेगा, बीच में अगर आप जुड़ते हैं तो उससे पहले ही क्लास देख लें ताकि आपको आगे का पता चल जाएगा। बाकी जो है वो इसका एक पार्ट और रह गया है, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डे 16 में करेंगे। तब तक आप इसे पढ़ लें और रिवाइज करें।